दर्शकों नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूं आप सबके सामने शनिवार के कार्यक्रम में विश्लेषण जन्म कुंडली का। इस कार्यक्रम के अंतर्गत विश्लेषण जो सुबह मैंने कुंडली का किया था उसी कुंडली के दूसरे हिस्से के साथ उपस्थित हूं। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। कहीं नहीं जाना है, बिल्कुल बन के रहिएगा। मैंने कल अपने चैनल पे एक प्रश्न पूछा था कि भगवान राम हमारी कुंडली में कौन से ग्रह के रूप में विद्यमान होते हैं। उसमें से मैंने 4 ऑप्शन दिए थे, विकल्प 4 दिए थे। सूर्य, गुरु, शुक्र और बुध को लिखा था शायद। उसमें से बहुत सारे लोगों ने राम के जो है वो सूर्य के अतिरिक्त बाकी के 3 ग्रहों को भी लिख दिया था, जबकि हमारी कुंडली में भगवान राम के रूप में, राजा राम के रूप में सूर्य देव उपस्थित होते हैं। जिस व्यक्ति की कुंडली में सूर्य कमजोर होता है उसके पास भगवान राम के सद्गुण कम होते हैं, भगवान राम के गुण कम होते हैं। अगर आपकी कुंडली में सूर्य देव ठीक नहीं बैठे हैं तो अपने आप को भगवान राम के चरित्रों का अपना समय अध्ययन करने में बिताना चाहिए और उनके गुणों का बखान सुनना चाहिए और करना चाहिए, उनके नामों का स्मरण करना चाहिए। आइए अब सुबह वाली कुंडली के लग्न के साथ साथ नवांश और दशमांशा कुंडली के साथ उपस्थित हूं। ये कुंडली सिंह लग्न की बनी थी। नवांशा कुंडली को लेकर के आप लोगों को एक बड़ी अच्छी बात बताऊं जो मैंने पहले भी बताई है कि नवांशा कुंडली बीज कुंडली कही जाती है। ये लग्न कुंडली से बिल्कुल डिफरेंट है और अलग तरीके से परिणाम और इसके फलादेश अलग तरीके से होते हैं। आप जब कभी भी लग्न कुंडली देखें तो तिरछी दृष्टि से नहीं बल्कि संपूर्णतया नवमांश कुंडली भी देखना चाहिए। अगर आप सिर्फ लग्न कुंडली देख करके फलादेश करेंगे तो गड़बड़ी हो सकती है आपके फलादेश में। तो यहाँ पे सिंह लग्न की कुंडली बनी है जिसमें लग्न में ही शुक्र बैठे हैं, दशम स्थान के अधिपति होकर के लक्ष्मी संपन्न योग लगा रहे थे। तो जातक के जीवन में भोग और ऐश्वर्य के साथ साथ उसके पास अनुभव होगा, क्योंकि शुक्र के साथ साथ शनि भी देख रहे हैं। तो व्यक्ति के पास प्रासंगिकता रहेगी, वो किसी भी बात को ऐसे ही नहीं कहेगा और वो किसी भी बात में पूरी विश्वास के साथ उस बात को रखता है और अनुशासनहीनता का उसे कोई दोष नहीं होता, अनुशासित होता है। आप लोग कार्यक्रम देखने के बाद तुरंत ही लाइक बटन दबा दीजिए, क्योंकि इससे कार्यक्रम सुनता हूं कि फैलता है। और कमेंट में डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस भी जरूर लिखें। अगर हो सके तो अपने प्रश्न भी लिख दिया करें। नवमांश कुंडली में सिंह लग्न का ही ये नवांश बना है, मतलब यहां भी सिंह लग्न, यहां भी सिंह लग्न है। इस वजह से ये कुंडली वर्गोत्तम लग्न की हो जाएगी। मतलब यहां भी 5, यहां भी 5, तो ये वर्गोत्तम कहा जाता है। और वर्गोत्तम जो लग्न की कुंडली होती है वो बहुत ज्यादा सफल होती है। सफलता के मामले में उसके पास धन, मान, ऐश्वर्य, जीवन में प्रगति, उत्थान, सकारात्मक विचार, लोगों के बीच में उसका भाव और सम्मान का प्रभाव रहता है। इसके साथ साथ वो बहुत ही ज्यादा व्यवस्थित जीवन जीने में कोशिश रखता है। लग्न के अधिपति का जन्म कुंडली में भाग्य भाव में राहु और शुक्र के साथ चंद्रमा के साथ बैठना, नवम भाव में, ये व्यक्ति के जीवन में शुक्र के साथ चंद्रमा तो सुंदर दाम्पत्य होता है, पर राहु के संग सूर्य बैठे हैं। इस वजह से कभी कभी मतभेद भी संभव होगा। हालांकि वहां पे लग्नेश के संग शुक्र और चंद्रमा बैठे हैं तो दाम्पत्य कभी भी खराब होने का नहीं होता। नवम भाव में जन्म कुंडली में नवमेश जन्म कुंडली में स्वग्रही है और ये अपनी राशि के बैठे हैं। ये बात हमेशा याद रखिएगा कि लग्नेश चाहे पापक ग्रह हो चाहे शुभ ग्रह, वो कभी भी पापक परिणाम नहीं देते हैं। भाव का अधिपति अगर भाव में बैठा हो या भाव को देख रहा हो तो वो कभी भी पापक परिणाम नहीं लेने देगा, पर वो निर्णय इस बात पे निर्भर करेगी कि वो कितना अच्छा बन रहा है, कि उस भाव पे कितने शुभ ग्रहों की दृष्टि है। जैसे मंगल के ठीक पीछे शनि के साथ बुध बैठे हैं, उच्च के शनि बैठे हैं बुध के संग, जो जन्म कुंडली के धनेश होते हैं और सप्तमेश होते हैं। तो धन और सप्तम के साथ तो व्यक्ति अपने पत्नी के नाम पे भी व्यापार अगर करना चाहे तो निसंदेह कर सकता है। और इस कुंडली में दाम्पत्य का सुख नेचुरली बहुत अच्छा होगा, क्योंकि चतुर्थ भाव बलवान होकर के बैठा है। पंचम भाव जन्म कुंडली में पंचमेश, पंचम को देख रहे हैं गुरु, और शनि जो कि सप्तम भाव के अधिपति हैं वो उच्च के हैं और गुरु से दृष्ट हैं। बुध जैसे शुभ ग्रह के संग बैठे हैं। इस वजह से इस कुंडली का दाम्पत्य और नवांश कुंडली बहुत ही ज्यादा
व्यवस्थित बैठा है। दशमांसा कुंडली से पहले आपको लग्न कुंडली के दशम भाव के अधिपति को समझना चाहिए। इस भाव के अधिपति जन्म कुंडली में लग्न में बैठे हैं, लक्ष्मी संपन्न योग लगा करके नीचाभिलाषी हैं और शनि की शत्रु दृष्टि प्राप्त कर रहे हैं, जिसके कारण व्यक्ति के जीवन में करियर कभी कभी अनएस्टेब्लिशमेंट का शिकार हो सकता है। लेकिन दशमांसा कुंडली में लग्न के अधिपति गुरु जाकर के 12वें बैठे हैं और अपने चतुर्थ भाव को अपनी 5वीं दृष्टि से देख रहे हैं। सूर्य जन्म कुंडली के द्वितीय भाव में बैठे हैं, जहां के अधिपति शनि जाकर के जन्म कुंडली में उच्च के हैं। इसका अर्थ होगा कि यहाँ पे शनि कमजोर थे, लेकिन नवांसा कुंडली में उच्च के, दशमांसा कुंडली में उच्च के हुए हैं। इस वजह से व्यक्ति के जीवन में व्यवस्थापिका बहुत अच्छा निर्णय करेगी। दशमांसा कुंडली में लग्न के अधिपति बनते हैं गुरु और दशम स्थान के अधिपति बनते हैं बुध। गुरु और बुध का जब आप संबंध देख रहे हैं तो गुरु वृश्चिक राशि में 12वें और बुध दशम स्थान के अधिपति होकर के शत्रु के घर में और सूर्य से दृष्ट हैं, जो इस कुंडली के भाग्य भाव के अधिपति होते हैं। इसका अर्थ होगा कि दशम स्थान के अधिपति को नवम स्थान के अधिपति ने देख करके जातक के करियर में भाग्य का सुख दिया है। आरंभ में व्यक्ति को परेशानी हो सकती है क्योंकि दशमेश अष्टम में बैठे हैं शत्रु के घर में, पर जैसे ही सूर्य की दृष्टि पड़ जाती है उनको विलक्षणता भी मिलती है और व्यक्ति को वो एक जो मजबूती होती है, कर्म क्षेत्र में उतरना और मजबूती से अपनी पूरी ऊर्जा के साथ काम को करने की शक्ति, वो सूर्य की दृष्टि से मिल जाएगा। गुरु और सूर्य जन्म कुंडली में अगर देखें तो दशमांसा कुंडली में गुरु वृश्चिक राशि के और मंगल जन्म कुंडली में जाकर के बैठे हैं मित्र की राशि में, इस कुंडली के लाभ भाव के अधिपति के साथ। इसका अर्थ है कि पंचम के अधिपति मंगल और एकादशवें के अधिपति शुक्र, ये दोनों एक साथ बैठे हैं, जिसके कारण व्यक्ति के जीवन में कई बार महत्वाकांक्षा के योग आते हैं और वो अपने खर्च के कारण या कई बार अपने कार्य क्षेत्र में अपनी ऊर्जा और साहस के कारण अपने समस्त लाभों की प्राप्ति करने वाला होता है। इतनी बात है। लग्न कुंडली तो अच्छी बनी है, नवांश भी बहुत अच्छा बना है, क्योंकि यहाँ पे गुरु अगर जन्म कुंडली में नवमेश होकर के पंचमेश होकर के बैठ करके देख रहे हैं, सप्तम भाव पे उनकी दृष्टि जा रही है, शनि सप्तमेश होकर के उच्च के हो रहे हैं, दशमांसा कुंडली में लग्नेश जन्म कुंडली में 12वें हैं। इस वजह से आरंभ थोड़ा परेशान हो सकता है, पर बाद में चल करके ये एक व्यवस्थित कुंडली बन जाती है। अभी इनकी कुंडली में बुध की दशा चल रही है, जो इनकी कुंडली के लिए एकादशवें भाव के साथ साथ धन भाव के अधिपति होते हैं और वो जन्म कुंडली में 12वें बैठे हैं शत्रु के घर में। इस वजह से कई बार मैंने कल बात कही थी कि निर्णय लेने में परेशानी होती है, जो इनिशियल थॉट बनते हैं वो थोड़े परेशान करते हैं। वैसे ग्रहों के आधार पे सूर्य और चंद्रमा को बल देने की आवश्यकता है। इस कुंडली में गुरु अच्छे बैठ रहे हैं, मंगल भी अच्छे बैठ रहे हैं। सूर्य और चंद्रमा जब एक साथ बैठते हैं कहीं पे भी, तो व्यक्ति को अपने माता और पिता से आरंभ में थोड़ी बहुत ठुकाई होती है, मतलब वो पीटा जाता है। उसको सुधारने के लिए हो सके या किसी भी तरीके से उसके पास उसको थप्पड़ लगते हैं, थपकियां लगती हैं, ये बात होती है। मंगल और बुध में से मंगल को भी बल देने के बारे में विचार करना चाहिए। इस वजह से व्यक्ति को दीपदान करना चाहिए। बुध का प्रभाव ठीक है, इस वजह से निर्णय गलत नहीं हो, इसका भी ध्यान रखना चाहिए। गुरु का प्रभाव जन्म कुंडली में कमजोर है। भोजन जितना ज्यादा शुद्ध हो, नियम जितना शुद्ध हो, दिनचर्या बिल्कुल परिपक्व हो और कभी भी अनुशासनहीनता का परिचय ना दें अपने किसी भी गतिविधि से। शुक्र और शनि में से शुक्र 25% का परिणाम देंगे। शनि थोड़े कमजोर हैं, हालांकि वो ठीक है, अगर कमजोर हैं तो कुंडली में मारक ग्रहों का कमजोर होना अच्छा होता है। वो बहुत ज्यादा अगर बलवान हो जाएंगे तो जहां बैठते हैं उस भाव को नष्ट प्राय करने लगते हैं और व्यक्ति के यहाँ पे शनि जो है वो चतुर्थ भाव में बैठे हैं तो मानसिक शांति भंग होती है और कई बार ऐसी चीजें देखने को मिलती हैं। राहु और केतु की दशाएं जातक के जीवन को परेशान करने वाली हो सकती हैं। वैसे होरा कुंडली के आधार पे इस कुंडली में धन का सुख मेहनत के बाद है। वैसे गुरु मंगल और सूर्य को जिस होरा में बैठना चाहिए था, सूर्य के होरा में, वो वहां नहीं बैठे हैं। इस वजह से भी कई बार जातक के जीवन में आर्थिक परेशानी रहती है और वो थोड़ी मेहनत करने के बाद अपने आप को सिद्ध करता है। वाहन वगैरह का सुख इस कुंडली में थोड़े देर से मिल सकता है, पर है, ऐसा पक्का तो नहीं है, पर हाँ उसकी सुख की स्थिति बन रही है। चरित्रहीनता इस कुंडली में बिल्कुल भी नहीं होगी। माता और पिता का सुख इस कुंडली में भाग्य में ही मिला हुआ है। व्यक्ति श्रवण कुमार की भांति अपने माता और पिता की सुरक्षा करने वाला होता है।
भाग्य का सुख इस कुंडली में सदैव ही मिलता रहेगा। संतान का सुख इस कुंडली में सदैव ही है। थोड़ी बहुत शत्रुता संतान से बनेगी। वो संतति को अगर अच्छे संस्कार नहीं दिए जाएंगे तो वो गड़बड़ी बन सकती है। ये इतनी सारी चीजें मैंने कही हैं। अब इस कुंडली में जो कमजोर वाली दशा रहेंगी, और चलित चक्र की बात अगर कर दूं तो आपकी कुंडली में जो ग्रह, मैंने पता नहीं कल बताया था या नहीं, पर आपकी कुंडली में जो गुरु हैं वो अष्टम भाव के कुंभ राशि का परिणाम कर रहे हैं, जिसके कारण व्यक्ति में दार्शनिकता होती है और बौद्धिक शक्ति बड़ी ही विलक्षण होती है। वो जो कह देता है वो किसी के ऊपर भी लागू हो जाता है। और निश्चित रूप से ये एक कुंडली श्रेष्ठ कुंडली बन सकती थी अगर जन्म कुंडली में केतु का प्रभाव सूर्य पे नहीं होता, केतु का प्रभाव चंद्रमा पे नहीं होता, मंगल पंचम भाव में अकेले नहीं होते और शनि चतुर्थ भाव में नहीं होते। वैसे इस कुंडली को पापकर्त्री लगा है क्योंकि पीछे आगे मंगल और पीछे केतु बैठे हैं, पर वो पापकर्त्री भीषण पापकर्त्री नहीं होगा क्योंकि केतु की जो गति है वो कन्या राशि की तरफ जा रही है और मंगल जो है वो वक्री है। तो केतु के वक्रत्व के कारण केतु का प्रभाव द्वितीय भाव पे जाएगा और मंगल चूंकि वक्री है 24 डिग्री के, तो इनका भी कुछ परिणाम जन्म कुंडली में चतुर्थ भाव से आएगा। इस कारण से व्यक्ति के जीवन में चल अचल संपत्ति का योग तो बनेगा, पर व्यक्ति का मन अशांत रहने में माहिर होता है। वो किसी भी चीज में बहुत जल्दी हेडेक ढूंढ लेता है। ये काम बनती है। लग्न में शुक्र आपको विलक्षण बना रहे हैं और थोड़े से अहमवादी भी बना रहे हैं। वैसे ये कुंडली अनुभवी ज्यादा है। ये कुंडली परेशान कब कब हो सकती है, तो बुध की दशा में और साथ ही साथ गुरु के अंतिम वाली दशा में, मतलब अंतिम चरण में, और इसके साथ साथ शनि की दशा में और गुरु की दशा में। गुरु की दशा में शनि का अंतर, और अच्छी दशा कब रहेगी या थोड़ी कमजोर दशाएं, तो बुध में जब कभी गुरु आएंगे और शनि आएंगे तब ये कमजोर होगा। मतलब इस समय व्यक्ति को आर्थिक, मानसिक, सामाजिक और राजनीतिक परेशानियां होती हैं। संतति और व्यय को लेकर के चिंताएं बनी रहती हैं। लेकिन ये कुंडली अच्छी कब साबित होगी, तो मंगल के बाद गुरु की दशा में, सूर्य की दशा में, चंद्रमा की दशा में। अपने संबंध माता और पिता से बिल्कुल अच्छे रखें क्योंकि सूर्य और चंद्रमा एक साथ बैठे हैं तो कई बार व्यक्ति अपने पिता से और अपनी माता से वो सुख अर्जित नहीं कर पाता है जितना उसको करना चाहिए, या कई बार उसमें थोड़ी बहुत टालम टोल की स्थिति आती है। वैसे ये कुंडली अपने माता और पिता की सेवा निश्चित रूप से करेगी, ये पक्की बात है, क्योंकि D7 चार्ट इस कुंडली का बहुत ही परिपक्व और श्रेष्ठ बन रहा है। इस कुंडली के लिए दिनवार नक्षत्र मैंने कल के कार्यक्रम में, सुबह वाले कार्यक्रम में बता रखा है। अब बाकी की चीजें और भी बता दूं। आपकी कुंडली में जो बात मैं देख रहा हूं उसके आधार पे अगर ये कुंडली थोड़ी सी मजबूत बन रही है, दशा वगैरह में अगर आप बात करें, तो ये कुंडली अभी तो ठीक ठाक दशा से गुजर रही है। वैसे बुध जो हैं वो आपकी कुंडली में जिस स्थिति में बैठे हैं उसके आधार पर वो 100% आपके पक्ष में परिणाम करते जा रहे हैं, लेकिन वो चूंकि शत्रु के घर में बैठे हैं, इस वजह से व्यक्ति के जीवन में जो शत्रुता बन रही है वो स्थिति अति व्यय की बन रही है, शत्रुता वाली। और इसके साथ साथ अगर एक बात करूं तो आपकी कुंडली में योगिनी दशाओं में जो बात बन रही है उसमें जो मैं देख के बता देता हूं, तो आपकी कुंडली में योगिनी दशा में जो बात चल रही है उसमें अभी संकटा चल रही है। इस कारण से भी कई बार परेशानी होती है और दिसंबर से ये संकटा अभी भी चलेगी। अभी तो सिद्धा चल रही है, दिसंबर से 13 दिसंबर से संकटा आ जाएंगे जो कई बार व्यक्ति को थोड़े से ग्रह शांति की स्थिति को ढूंढते हैं। तो अगर बन पड़े तो चतुर्थी का व्रत करना चाहिए और भगवान शिव का सहस्त्रार्चन कर लेना चाहिए। ये काम आवश्यक होगा। इस कुंडली को सदैव ही भगवान नारायण की उपासना करनी चाहिए। विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ अवश्य सुनना चाहिए। राम रक्षा स्तोत्र का पाठ अवश्य करना चाहिए। ये कुंडली धन संपत्ति और वैभव के मामले में कमजोर नहीं है। चल अचल संपत्ति के मामले में ये कुंडली कमजोर नहीं है। धन भाव के अधिपति 12 में हैं, इस वजह से अपने व्यय को बचाएं, अपनी वाणी को संयमित रखें। शनि का प्रभाव लग्न पे है, गुरु का प्रभाव लग्न पे है। शनि मार्केश होते हैं। जब कभी भी ये दशाओं में आएंगे तो माता को और आपकी परिस्थिति को और आपके स्वास्थ्य को मारने की पूरी कोशिश करेंगे। कुछ इसी तरीके से आज के कार्यक्रम का समापन करते हैं। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। एक बार फिर से उपस्थित होंगे कल। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।